नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लूसेंट का हिस्ट्री एरिया को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एरिया काफ़ी मायने रखता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे ये हिस्ट्री का एरिया हो या फिर पॉलिटी का एरिया हो। इसका जितने सारे एरिया हैं, अगर आप इसका साइंस कवर करते हैं तो वो आपको साइंस में काम देगा। अगर आप इसे धीरे धीरे करके पूरा कवर कर लेते हैं तो ये आपको कई सारे एग्ज़ामों में डायरेक्ट बेनिफिट इससे आप ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस बार जो बीपीएससी का डेट आया है वो है 23 जनवरी। पहले ये शायद 12 दिसंबर को था, लेकिन ये बढ़ गया डेट। उसके साथ साथ आप हाल में जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन लूसेंट बुक से पूछे गए हैं। तो इसका आप ये क्या इसका इम्पोर्टेंट है, आप इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के लगा सकते हैं। आप इन दो एग्ज़ामों को, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, आप जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं या जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपको अगर जीके जीएस को तैयार करना है तो आप इसे ढंग से तैयार कीजिए। वैसे देखिए, जितनी भी सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ एक लूसेंट बुक ज़रूर होता है, लेकिन अधिकांश बच्चों का इस पर कमांड नहीं होता। तो आपको हम ये यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि इस पर कमांड कैसे किया जाए और किन किन एरिया को फोकस किया जाए और इसे कैसे कम समय में स्टार्ट किया जाए, कैसे कम समय में इसे तैयार किया जाए और किस टाइप से इसे स्टार्ट करें, कैसे इसको पढ़ा जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला एरिया क्या है, हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें से 2 या 3 चैप्टर, जैसे मान लेते हैं इसमें से पहला हो जाएगा इसमें प्राचीन भारत के स्रोत, और दूसरा है शायद, दूसरा देखते हैं कौन सा चैप्टर है, दूसरा है प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पे से देखिए 2 चैप्टर में कई सारे फैक्ट दिए हुए हैं, तो इसे हम लोग सबसे पहले इसे कवर करेंगे, फिर आ जाएंगे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। यानी 8-10 मिनट का वीडियो होगा, आप इसे आराम से कवर कर सकते हैं और बार बार इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। और बात ये 2 चैप्टर की नहीं है, इसमें इतने सारे फैक्ट हैं कि आप इसको अगर ढंग से कवर करें तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आप आराम से उसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहला अगर बात करें, थोड़ा मैं सोचो जूम कर देता हूँ। सबसे पहली बात है भारत का इतिहास। यह उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये आपका इंडिया का मैप है, यहाँ ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, नीचे हिंद महासागर। कहने का मतलब ये है कि यह उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला हुआ उपमहाद्वीप है, जिसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए आप इसे देख सकते हैं। अब बात आती है भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो यह भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, ठीक है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू, जिसे जामुन कहा जाता था, वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। ईरानी, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम किसने दिया, या फिर भारत को इंडिया नाम किसने दिया। तो खैर इसे आगे हम लोग देख लेंगे और आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि इसे आप कभी भूलिएगा नहीं। तो खैर देखते हैं यहाँ पे, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, ठीक है, जिसे वो सिंधु नदी न कहकर हिंदू बुलाते थे। सिंधु न कहकर हिंदू बुलाते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे, ठीक है। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। यूनानी शब्द इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिका कहा, ठीक है। उसके बाद पारा बदले बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार। ये
एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, खैर आपकी जानकारी के लिए आप इसे देख सकते हैं। और जितने सारे आगे दिया हुआ है वो सभी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। सबसे पहली बात कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो, मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ये जो मानव है, इसके आज जो हम लोग मानव हैं, इसका विकास यहाँ से हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई मानव जो है वो बंदर से ही निकला है धीरे धीरे करके, बंदर, चिंपांजी, तो इस टाइप से इसे आप देख सकते हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से इसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये आप लोग को सबको पता है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय एक जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलिरियस, सबसे पहले ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये एक जर्मन इतिहासकार थे, इसका नाम क्या है, क्रिस्टोफ सेलियस। ठीक है, अब आते हैं इसके यहाँ पे काम वाली बात कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी यात्री जितने सारे आए उनका विवरण, उन्होंने कुछ कुछ यहाँ के बारे में लिखा, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब बात करते हैं पुरातत्व क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हड़प्पा में या पाषाण काल में जितने सारे जो लोग रहते थे, जो जिसे हम लोग आदि मानव कहते हैं, जो वो औजार को यूज़ करते थे, चाहे वो पत्थर का हो या जानवरों को शिकार करने के लिए उन्होंने हड्डी के भी औजार बनाए, तो जितने सारे ये सब खुदाई करने के बाद मिले हैं उसे हम लोग पुरातत्व श्रेणी में रखते हैं। आगे देखते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, कि भाई हमें धर्म ग्रंथ से क्या क्या जानकारी मिलती है या फिर ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहली बात कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। वेद जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। आप इसे सिर्फ इसको याद रखें, वेद व्यास, कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे, वेद व्यास थे। वेद वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है, मतलब ये पुरुष से परे है। मतलब वेद का जो संकलन किया है, जिन्होंने इसे लिखा है, वो मानव नहीं देवता थे। वेद 4 होते हैं, सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संगीता कहा जाता है। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है, संगीता कहा जाता है। उसके बाद अगर देखें, सबसे पहला वेद की बात करें तो ऋग्वेद। यहाँ से आपका, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से, वहाँ से आपका जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ से आप इसे ध्यान से देखिए। ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। एग्जाम में आपसे पूछता है कि भाई ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, और कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इन वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। अब देखिए, प्राचीन काल में वेद सबको पढ़ने की अनुमति नहीं होता था, केवल ये ऋषि मुनि ही या फिर ब्राह्मण लोग पढ़ते थे। जो इस वेद को पढ़ते थे उसे होत्री कहा जाता था, यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। बात करेंगे आर्य क्या होता है, आर्य हम लोग किसे कहते हैं। जब हम लोग हड़प्पा और वैदिक काल से तुलना करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसे देख सकते हैं। आगे है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद
अब बात आती है ऋग्वेद की रचना किसने किया। तुम लोग पहले देखे हैं कि वेद का रचना कुछ नहीं किया था, वेद व्यास ने। अब ऋग्वेद का विश्वामित्र। किसने? विश्वामित्र। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, किस वेद से लिया गया है, तो ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। या फिर ऐसे प्रश्न आपको घुमा के थोड़ा पूछेगा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, यह गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से देखें और सारे प्रश्न बन जाएंगे। आप इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करके भी देख सकते हैं। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित कुछ कुछ ऋचाएँ हैं, कुछ कुछ श्लोक हैं, उसे खील कहा जाता है। अब बात आती है चतुष्वर्णस्य समाज, मतलब 4 वर्णों वाला समाज की कल्पना का जो स्रोत है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसे हम लोग पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि। पुरुष ब्रह्मा, जिसमें से पुरुष होते हैं वो ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं, जंघों और चरणों से उत्पन्न हुए। मतलब ब्राह्मण जो है वो मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से। इतने सारे वैसे प्राचीन काल में ये वर्ण व्यवस्था थी जिसका आज तक हमें देखने को मिलता है, और अब तक ये सरकार से इस पर काम कर रही कैसे जाति पाति वर्ण सब खत्म हो जाए, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं कुछ कुछ कम है। तो खैर ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था वैदिक काल की ही देन है, इसे आप समझिए। अगला है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। उस समय गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता था। अधन्य मतलब जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। अब बात आती है, कुछ कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ईसा क्या है और ईसा पूर्व क्या है। ईसा पूर्व क्या है, ईसवी क्या है, सन ईसवी क्या है, तो इसे हम लोग समझते हैं। वर्तमान में जो प्रचलित गागेरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर जिसे नाम से जानते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पर आधारित है। जैसे मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के समय से पहले इसे ईसा पूर्व, बिफोर द वर्ष क्राइस्ट ऑफ जीसस। मतलब ये है कि ईसा मसीह मान लीजिए इनका जन्म हुआ पहली सदी ईस्वी, ठीक है। इसके पहले को जितने सारे थे, ये जितने सारे वर्ष थे ये ईसा पूर्व कहलाते थे, और इसका समय उल्टा गिना जाता था। जैसे देखते हैं यहाँ पे ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु कब हुआ? 483 आएगा, फिर 400 आएगा, फिर 300 आएगा, फिर 1 आएगा, ये 2 ईसा पूर्व, फिर 1 ईसा पूर्व, फिर 0, फिर 1 ईस्वी इधर चलेगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। आप समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। इसके लिए संक्षेप में ई और डैश ये बिंदा लिखते हैं। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी से लिया गया है, जिसका अर्थ है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जेसस क्राइस्ट। खैर ये सब एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी कई के एग्ज़ाम में ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है इसे पूछ लिया जाता है। अगला है वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद। आप लोग बचपन से कहानी वगैरह में सुनते होंगे कि विष्णु ने 3 पग में 3 कदम में तीनों लोक को नाप लिया था। एक पाताल लोक, धरती लोक और एक स्वर्ग लोक।
तो इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 2 से ऋचाओं। अब बार बार यहाँ पे शब्द आ रहे ऋचा। ऋचा उस समय श्लोक होता था, श्लोक को ऋचा कहा गया उस समय। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किया गया। ठीक है। प्राचीन इतिहास में साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन भारत में साधन या वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सबसे पहला स्थान रखता है और शतपथ ब्राह्मण दूसरा स्थान। आगे देखते हैं। अब बात आती है यजुर्वेद। सबसे पहली बात ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि ऋग्वेद को जो पढ़ा जाता था उसे होत्री कहा गया। अब उसी टाइप का यजुर्वेद, इसमें क्या है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन। इसे आप सिंपल से याद रख सकते हैं कि जो यज्ञ वगैरह में, पूजा पाठ, हवन में जो भी मंत्रोच्चारण होता था वो यजुर्वेद से संबंधित है। इसके पाठकर्ता को, जो इसे पढ़ता था, उसे अर्धव्रीयु के नाम से जाना जाता था। ये सब नाम इम्पोर्टेंट है, इसे 2-3 बार देखिए, आप याद हो जाएगा। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों की संकलन मिलता है। विधि विधान, यज्ञ वगैरह, पूजा पाठ, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, तो यजुर्वेद। आगे देखिए सामवेद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गान। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, अगर गान से तो भाई ये संगीत वगैरह से होगा। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्र का संकलन है। इसके जो पाठक होते थे, पाठकर्ता होते थे, उसे उदात्री कहा जाता था। ऋग्वेद को होत्री, यजुर्वेद को अर्धव्रीयु और सामवेद को उदात्री। इसका संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपसे पूछे कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो वो सामवेद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसमें से कोई भी जो ऐतिहासिक घटना है इनका कोई वर्णन नहीं मिलता है। अब बात आती है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद का किसने लिखा है? ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और 6000 पद हैं। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो है यजुर्वेद, और बाकी सब पद्य में है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। मतलब अथर्ववेद में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में उससे भी प्राचीन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये सब एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे कहीं कहीं प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो अथर्ववेद। दूसरा देखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी विवरण मिलता है। जैसे जादू टोना, ये देवता है या नहीं है, जो भी अंधविश्वास होते हैं, कुछ विचार, तो उन सारे जो भी मतलब होते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो भाई ये बिल्ली वगैरह अगर रास्ता काट दे तो फिर लोग पार नहीं होते हैं, या बहुत सारे हैं आप देखते होंगे। जादू टोना, कुछ कर्मकांड, नज़र लगाना सबसे प्रचलित है कि उसने मुझे नज़र लगा दिया। भाई नज़र कैसे लगा देगा इसे? खैर, आगे देखते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसे मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, राजभक्ति, चुनाव, जितने भी सारे हैं, जैसे कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है।
सबसे अगर से हम लोग शॉर्टकट में देखें कि यजुर्वेद को पढ़ने वाले को पता है आपको होत्री, सॉरी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, यजुर्वेद अर्धब्रियु, और सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है, एक तरफ पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? एग्जाम में आपसे अगर पूछे तो ये मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का आंध्र सातवाहन वंश, और विष्णु पुराण गुप्त वंश। इसको याद करने का सिंपल तरीका, आप आराम से विष्णु का जो भी मतलब जो उनका तस्वीर है उनको सामने लाइए और उनका तुलना सम्राट मौर्य से कर दीजिए। बस उसको याद रखने के लिए बता रहे हैं, वैसा कुछ लॉजिक नहीं है कि सम्राट मौर्य या अशोक से, दोनों में से आप किसी में से एक से कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए याद करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप किसी चीज़ को कहीं पे कनेक्ट कर दें, ताकि जब वो चीज़ मुझे कोई पूछे तो डायरेक्ट हम जहाँ से कनेक्ट किए उसे हम याद करके उसे हम जवाब दे सकें। मत्स्य पुराण ये है आंध्र सातवाहन, और वायु पुराण ये है गुप्त वंश से संबंधित। आप चाहे इसे किसी भी आधार पे याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ अथर्ववेद में परीक्षित को कुरवों का राजा कहा गया है। किसको? अथर्ववेद में परीक्षित को कुरवों का राजा माना गया है, तथा कुरु देश की समृद्धि की अच्छा चित्रण मिलता है। सबसे पहली बात इसे देखते हैं, परीक्षित कौन था। आप अगर महाभारत देखें तो आप इसे समझ गए होंगे, या फिर ये एग्जाम वगैरह में पूछता नहीं है। तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। सभा समिति क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 4 ऑप्शन देगा, इसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन से वेदांग का भाग नहीं है, या वेदांग कितने होते हैं। तो 6 होते हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। इसे 2-3 बार आप रट लें तो ये आराम से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। पुराणों में, जिसकी संख्या 18 है। इसके रचयिता यानी पुराण के जो लेखक थे जिसने इसे लिखा, लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रसर्वा को माने जाते हैं। कहने का मोटे मोटे मतलब ये है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा पुराण कितने प्रकार के होते हैं, 18 तरह होते हैं। किसने लिखा ये नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी दे तो लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रसर्वा को माने जाते हैं, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 5 पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। जैसे हम लोग 3 तो पहले बात किए अभी कि विष्णु पुराण को किस वंश से जोड़ा जाता है, तो वो मौर्य वंश से। दूसरा था एक आंध्र सातवाहन वंश, वो था मत्स्य पुराण, और तीसरा था वायु पुराण, वो था गुप्त काल से। यहाँ पे क्या है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत, ये 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, वंशावली का उल्लेख है। सबसे पहले बात करें कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। 18 पुराण में से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा, और वो जितने जो वर्ण समाज को जो बांटा था उसमें से 2, एक वैश्य और शूद्र, जिसे इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन वो भी सुन सकते थे। पुजारी, ये पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में करते थे, न कि कहीं और। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्राणी संहिता से प्राप्त होती है। एग्जाम में आपसे पूछा सकता है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पहला है मैत्राणी संहिता से प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें जुआ और शराब की भांति, जो जुआ एक खराब बीमारी है, शराब एक बीमारी है, उसी प्रकार स्त्री को भी तीसरा पुरुष का सबसे खराब बीमारी या सबसे
मुख्य दोष बताया गया है कि जैसे कोई बोलता है जुआ खेल रहा है तो वो बिगड़ गया है, शराब पीता है तो वो भी बिगड़ गया है, तो उसी तरह स्त्री को भी तीसरा सबसे प्रमुख दोष बताया गया है। खैर इसे सुन के या सोच के थोड़ा बुरा भी लगता है कि भाई ऐसे कैसे लोग थे उस समय। उसके बाद देखिए शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। वहाँ मैत्राणी संहिता में यहाँ पे स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया कि सबसे खराब स्त्री है। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब बात करते हैं जलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, जितने सारे ये फैक्ट दिए हुए हैं सब इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें, ध्यान से इसे रट लें। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जलोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। ठीक है, 4 आश्रम में क्या है, अगर बात करें हम लोग तो मान लेते हैं कुछ जानकारी। 4 आश्रम होता क्या है, सबसे पहले जब आप जन्मे तो शिक्षा ग्रहण किए, उसके बाद गृहस्थ जीवन हो गया, शादी वगैरह किए, फिर संतान वगैरह हुआ, उसके बाद फिर आप जंगल में जाइए, वहीं पे अपना शरीर को त्याग दीजिए। तो मोटे मोटे इसे समझ लीजिए। अगला है स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। यह सूंग काल का मानक ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट है कि सूंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो मनुस्मृति को। और नारद स्मृति आपका गुप्त काल के विषय में जानकारी देती है। मनुस्मृति सूंग काल और नारद स्मृति गुप्त काल। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म कहानी वर्णित है। किसमें, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। ये सारे प्रश्न पूछा हुआ है। अगर आप धीरे धीरे अगर टॉपिक को कवर करते चलें तो आप घटना चक्र वगैरह में आप इसे देख सकते हैं, या फिर कोई सा प्रीवियस क्वेश्चन लीजिए जिसमें प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन दिया है, तो आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान प्रमुख ग्रंथ, यानी हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। आगे देखते हैं। जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर की जीवन कृतियों, किसमें, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक पाणिनि, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, न कि पाणिनि, जिसका अन्य नाम क्या था, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कभी कल आपसे एग्जाम में पूछता है कि ये चाणक्य का मूल नाम क्या था या फिर विष्णुगुप्त किसका नाम था। अर्थशास्त्र यह 15 अधिकरणों और 108 प्रकरणों में विभाजित है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, अब देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब इसका अंदाज़ा आप लोग ये नहीं लगाइए कि ये इकोनॉमिक्स है। इनका संबंध क्या है, राजनीतिक से संबंधित है, ये राजनीतिक। ठीक है, ये अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन ने किया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, जिसका हिंदी नाम है 8 तरंग, इनका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। कभी कल एग्जाम में आपसे पूछे कश्मीर के इतिहास का संबंध किससे है, तो ये कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी से। अरबों की सिंध विजय वृत्तांत, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें उल्लेख है, चचनामा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी होती है। नेक्स्ट है कात्यायन की गार्गी संहिता, एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे।
इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का चलता है पता। तो इसमें से बहुत सारे फैक्ट हो गए, आप इसे देखें। और आगे वाला जो है इसे हम लोग इसमें से एक वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी को देख लेंगे कि भारत में जितने सारे विदेशी यात्री आए, जैसे आपका टेसियस है, हेरोडोटस है, या फिर चीनी यात्री में फाइयान, इब्न बतूता, ये सब कभी कभार आपसे एग्ज़ाम में क्रम लगाने के लिए इसे पूछता है। तो इसे हम लोग ढंग से समझेंगे और इसे कैसे याद करेंगे उसे हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।